हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं का दूसरी इकाई का दूसरा चैप्टर दो लघु कथाएं। आपको पहले इसका शीर्षक का अर्थ समझना होगा कि लघु कथाएं का मतलब क्या होता है। लघु का मतलब है छोटी छोटी जो कथाएं होती है उन्हें लघु कथाएं कहा जाता है। और इसे लिखने वाले जो राइटर है या लेखक है उसके वो है नरेंद्र कौन छाबड़ा जी। अभी हम उनका परिचय देख लेते हैं। उनका परिचय इस प्रकार है कि नरेंद्र कौन छाबड़ा जानी मानी कथाकार है। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी है। अभी हमने जैसा आपको कहा था कि लघु कथा का मतलब होता है कि जो छोटी छोटी कहानियां होती है उसे लघु कथा कहा जाता है। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही है और उनकी कुछ प्रमुख कृतियों में से है, जैसे मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि, ये उनकी कुछ प्रमुख कृतियों में से है। अभी हम इनके द्वारा लिखी हुई दो लघु कथाएं हैं। पहला तो कंगाल है, इसके बारे में हम पढ़ लेते। कंगाल का अर्थ होता है जो एकदम गरीब हो जाता है या जिसके जेब में एक भी पैसे नहीं होते उसे कंगाल कहा जाता है, या फिर हर बात पर जो पैसों के लिए रोता है उसे कंगाल कहा जाता है। अभी हम देखेंगे कि लेखक ने इसमें कौन सी एक मजेदार कहानी का जिक्र किया है। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तप रहते थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। यानी लेखक बताते हैं कि एक बार हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो हमने सोचा कि हम इस गर्मी से निजात पाने के लिए कहीं पहाड़ों पर यानी हिल स्टेशन पर जाकर घूम के आए ताकि हमको थोड़ी राहत मिले। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की निर्वता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। यानी वो जहाँ पे गए थे, आपने देखा ही हुआ कि पहाड़ों पर अगर हिल स्टेशन पे आप जाते हो जहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं और झरने गिरते हुए दिखते हैं, वो सब जो लेखक थे उसका आनंद लेते हुए उसका वर्णन करते हैं कि मैंने यहाँ पे ये देखा और इसके कारण जो मेरा मन था वो भी बदलाव की तरफ परिवर्तित होने लगा। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टे लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। वो भुट्टे वाले से बार्गेनिंग करने लगे कि हमारे शहर में तो भुट्टे का दाम 2 रुपया है, आप लोग 5 रुपया क्यों ले रहे हो? आप 3 रुपया ले लो और मुझे एक भुट्टा दे दो। नहीं साहब, 5 से कम तो नहीं मिलेगा। तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं और जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। कि हमने जिस प्रकार बोला कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जेब से एक भी रुपया खर्च नहीं करते, परंतु लेखक को एक बात याद आई और वो सोचने लगे कि बड़े बड़े शहरों में रहने वाले जो लोग होते हैं, जो होटलों में जाते हैं या फिर मॉल में जाके शॉपिंग करते हैं या फिर वहां पे खरीदारी करते हैं, वो कभी वहां पे जाके दाम नहीं पूछते। जितना दुकानदार कह दे वह अपने आप ही निकाल कर दे देते हैं। परंतु अगर कोई गरीब आदमी अगर कुछ चीजें बेच रहा है तो लोग उससे ही बार्गेनिंग करते हैं और उससे जो दाम बोलता है उसमें भी वो आधा दाम बोलकर अपना मत रखते हैं। वही सोचकर जो लेखक है वो सोचने लगा कि गरीब से बार्गेनिंग क्यों करनी। फिर वो उल्टे पैर जाता है उस भुट्टे वाले के पास और 20 रुपए देकर उनसे 4 भुट्टे वह खरीद लाता है और वह ये सब करने के बाद वो बहुत सुकून भरा महसूस करता है। आगे उनकी दूसरी कथा है सही उत्तर। सही उत्तर का मतलब है किसी चीज का सही सही जवाब देना। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। साक्षात्कार का
मतलब होता है इंटरव्यू, उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसके सफलता दिलाने का नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ न था। यानी यहाँ पे एक लेखक ने जो वास्तविक जिंदगी है कि अगर कोई इंसान अगर नौकरी के लिए जाता है, भले ही वो पढ़ा लिखा है, उसके पास तरह तरह की डिग्रियां है, तरह तरह के प्रमाण पत्र हैं, इसके बावजूद भी जो हमारा सिस्टम है, आंतरिक सिस्टम है, वह भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। लोग सबसे पहले रिश्वत की बात करते हैं, पैसे खाने की बात करते हैं, तभी वो आपका काम करते हैं। और ये खासकर जो सरकारी नौकरियां होती है उसमें खासकर इन चीजों का बोलबाला होता है। यही जो लेखक है यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वो कहीं पे भी गए नौकरी के लिए, उन्होंने कितने सारे आवेदन भी दिए और कितने सारे इंटरव्यू दिए, परंतु उनके पास उनका जो इंटरव्यू था, उनका जो आवेदन था, सब जगह से रिजेक्ट हो गया और उन्हें कहीं पे भी नौकरी के लिए आवेदन नहीं मिला। और वह सोचने लगे कि सभी लोग भ्रष्टाचार और रिश्वत का बोलबाला लेकर घूम रहे हैं, इसीलिए वो भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोस रहे थे और उनके इस कोसने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं था। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्क पूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया है, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई है। यानी लेखक ऐसा समझा रहे हैं कि अगर व्यक्ति अगर कितना भी सच्चा इंसान सच्चा बने, फिर भी अगर उसे वह अगर किसी सामने वाले को अगर खुश नहीं करता तो उसका ये सब करना सब व्यर्थ होता है। यानी जब तक वो उसे रिश्वत नहीं खिलाता या पैसे नहीं खिलाता तब तक उसका उस कार्य को पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। यानी वो जिस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ता था उसी के बारे में उसको एक इंटरव्यू में पूछ लिया गया। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो ये देश के लिए कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क से उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं। यानी वो जिस बात से बहुत ज्यादा घृणा करता था, जिस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान रहता था, जो उनके सामने जो इंटरव्यू ले रहे अधिकारी थे उन्होंने उसी के बारे में उससे प्रश्न किया कि आप पहले बताइए कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। तो वह कहने लगा कि भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को धीरे धीरे खा रहा है। फिर दूसरे अधिकारी ने उसके बाद उससे एक दूसरा प्रश्न पूछा कि रिश्वत को आप क्या मानते हैं। यानी वह रिश्वत और भ्रष्टाचार के बारे में जो सोचता था उसी के ऊपर उसको प्रश्न मिला। यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने परिजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों का, कर्तव्य का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी हुई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल हो जाती है। तब भी यह समाज के माथे का पर कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि वह भी यहाँ पे भी चयन उसका नहीं होगा। यानी जिन अधिकारियों ने उससे भ्रष्टाचार और रिश्वत के बारे में पूछा था, उसने भ्रष्टाचार और रिश्वत के बारे में एकदम खरा खरा बोला, यानी एकदम सच्ची सच्ची बातें की और एकदम सही उत्तर दिया। और उसे ये भी लग रहा था कि मैंने इतना सब बोला तो अधिकारियों को मेरी बात अच्छी नहीं लगी होगी और मुझे यहाँ पे भी मुझे चुना नहीं जाएगा और यहाँ पे भी मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक से सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। यानी जो उसका मत था कि बिना पैसे, जो पैसे खिलाकर ही या फिर भ्रष्टाचार कर ही कोई भी चीज पाई जा सकती है, जो उसका मत था वह गलत सिद्ध हो गया। उसका जो सही उत्तर था, उसका जो सत्य पर चलने का जो रास्ता था, उससे भी उसको एक कामयाबी मिली और वह सोचने लगा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है परंतु हार नहीं मान सकता। वो कभी हार
नहीं सकता। ये जो कहानी ली गई है वह मेरी चुनिंदा कथाओं से ली गई है। और इसके कुछ शब्द संसार है, जैसे भीषण यानी भयानक, लिज लीजे यानी सीलन भरा, निर्वता यानी एकांत एकमत, कलांग यानी गंभीर, साक्षात्कार यानी मुलाकात, रिश्वत यानी घूस। और कुछ मुहावरे हैं जैसे सीना तान कर खड़े रहना, निर्भय होकर खड़े रहना, बोलबाला होना, प्रभाव होना, दान देना यानी प्रशंसा करना। आपको अगर ये कहानी का अर्थ समझा हो और इससे कुछ भी सीख मिली हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।